हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ मई एंड 19th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा। देखो, सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में बिल्कुल 100% गारंटी देंगे। इसके बाद 10 बजे आपको 10 या मैक्सिमम 10:30 तक आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालिसिस कराया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। ये लेक्चर बड़ा हो सकता है बट आपके लिए रिलीवेंट है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कोई भी करंट अफेयर जो इशू है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उसको मोशन वीडियो और मोशन पिक्चर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इजीली 2 या 1.5 मिनट या 2.5 मिनट का मैक्सिमम होगा वीडियो, वो आपके रिलीवेंट होगा, उसको पूरा सुनना, इवन लाइक भी फोकस करना। 12 बजे आपको एक इंडेक्स शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 10 बजे मैंने क्या पढ़ाया है इसका एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो पे आओ, उसको देख लो जिससे आपका करंट अफेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद 3 बजे दिन में अल्टरनेट डे पर मेरा एक पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें आपको मैं पूरी पॉलिटी करा रहा हूँ फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू अप फाइनल तक, जिसमें आपको पूरी पॉलिटी कराई जाएगी क्लियर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे। इवन हमारे 23 लेक्चर हो चुके हैं, 23 लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स 70% मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दी जिसके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। 13 लेक्चर हैं पर बड़े हैं इसलिए मैंने 70% इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट करा दी है। देख लीजिए, इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर ईशानवी इंस्टीट्यूट 111 एक अकाउंट है, जिस अकाउंट को आप फॉलो कर लीजिए, ईशानवी इंस्टीट्यूट 111, कोई स्पेस नहीं है, इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करते ही आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन 2 या 3 घंटे पहले मिल जाएगी कौन सा वीडियो आने वाला है। क्लियर? तो बेनिफिशियल ही है, इसे फॉलो कर लीजिए उस पेज को। चलते हैं पर वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट चेंज न्यूक्लियर लॉ। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट का कुछ टारगेट है, क्या टारगेट है वो मैं बताऊंगा, कितनी ईयर तक अचीव करना है यही बताऊंगा, बट इसमें हिंड्रेंस क्या क्रिएट हो रहा है ये भी आपको क्लियर करूंगा। कौन से लॉ हैं जो कि फॉरेन की न्यूक्लियर कंपनियां उनको इन्वेस्ट करने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं वो मैं बताऊंगा। अब गवर्नमेंट इनको चेंज करने जा रही है जिससे कि जो न्यूक्लियर फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्ट कर सके इंडिया में, जिससे कि इंडिया का टारगेट अचीव हो सके। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी वेरी सेफ एनर्जी बट समटाइम इट क्रिएट डिफिकल्टी और द डैमेज टू द वी कैन से पब्लिक। क्लियर? वो मैं आपको डर में समझाऊँ क्या मामला है। EOS-09 फेल टू बी लॉन्च। देखो क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था वो मैं आपको डिटेल में फिर से समझाऊंगा। ये सैटेलाइट क्या करेगी, इवन इस सैटेलाइट को लॉन्च करते समय क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये फेल हो गई लॉन्च करते ही। अब इसमें कौन सा इंजन, कौन सा वीकेंड से स्टेज में प्रॉब्लम आई वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर एस जयशंकर विजिट इन 3 कंट्री। देखो, एस जयशंकर आज से 5 डे की विजिट, 5 या 6 डेज की विजिट पर 3 कंट्री में गए हैं, नीदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। इन 3 कंट्री में क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर डोभाल टॉक विद ईरान काउंटर पार्ट। देखो, अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने ईरान के अपने काउंटर पार्ट से डिस्कस किया ऑन द इशू ऑफ वॉट, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया विल चेंज इन न्यूक्लियर लॉ। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया का टारगेट है, हमारे इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना बाय न्यूक्लियर रिएक्टर बाय 2047। क्या टारगेट है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना। समझे मेरी बात को? अब इस टारगेट को अचीव करने में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंडिया के सामने कि इंडिया को इन पर वर्क करना पड़ रहा है। देखो, जैसे आप जानते हो कि मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि 2 बिल पास करने वाली है।
जो कि अमेंड करेंगे सिविल लायबिलिटी। पहला, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। क्लियर। दूसरा करने वाली है एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1965। क्लियर, यही है। ये दो लॉ में चेंज करने वाली है, बट इन लॉ में है क्या ऐसा? देखो, सबसे पहले समझिए, जैसे आप जानते हो कि 2008 में इंडिया और यूएसए ने, इंडिया एंड यूएसए एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी। क्या? सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी। जब मनमोहन सिंह पीएम थे हमारे इंडिया के, तब यूएसए और इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। सिविल न्यूक्लियर डील क्या है? सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब है कि यूएसए की कंपनियां और यूएसए मदद करेगी टू जनरेट द न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। समझे मेरी बात को? इवन यूरेनियम भी देगी, इवन रिएक्टर की वी कैन से टेक्नोलॉजी भी देगी, इवन ये कई सारी चीज़ें देगी। बट क्या डिफ़िकल्टी आ रही थी कि कई सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, जेई हिटाची, फ्रांस की अबीरा, एक ये न्यूक्लियर कंपनी है, और एक और है वेस्टिंग ऐसी कुछ नाम है, वेस्टिंग देख लेना, ठीक है। ये कंपनियां यूएसए की, कुछ फ्रांस की एक कंपनी अबीरा, ये कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने में, इवन पार्टिसिपेशन करने में इंडिया के अंदर। अब भाई रीज़न क्या है? देखो, रीज़न इसका ये है, ये दो कानून क्या है? सबसे पहला है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। देखो, इस एक्ट में एक प्रोविज़न है जिसमें बोला गया है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करी जा रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, अगर कोई भी डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। वी कैन से जिसने टेक्नोलॉजी दी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझे मेरी बात को? क्या है इसमें प्रोविज़न है कि जो भी जैसे मानिए कैलेमिटी हो गई या न्यूक्लियर डैमेज हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गया, तो उससे आप जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वी कैन से फ्लो होंगे पूरे एयर में। क्लियर। तो इसी कारण क्या होगा कि कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर, होगी डेफिनेटली, क्योंकि पॉइजनस गैस है। क्लियर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर आदमी नहीं वी कैन से उनको झेल सकता। क्लियर। तो क्या है कि इसके लिए इंडिया ने एक प्रोविज़न बना के रखा है जिसको एक्ट को बोलते हैं सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिसने ये टेक्नोलॉजी हमको दी है, प्रोड्यूसर ऑफ दी टेक्नोलॉजी। क्लियर। पर वो साथ में क्या क्या देगा? डैमेज भी देगा पैसा, इवन सिविल जो लायबिलिटी हुई है, सिविल लोग कई सारे मरे हैं, इवन कैजुअलिटी हुई है, उनको भी कंपनसेशन देगा। कौन? जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी दी है। अब इससे कई सारी कंपनी खफा हो गई कि भाई ऐसा नहीं, तुम तो गलत कर रहे हो, ऐसा थोड़ी एक एक टेक्नोलॉजी दे, और अगर तुम्हारी गलती से भी टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है तो आप तो हम पर थोप दोगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये बोल दिया। बट गवर्नमेंट ने सोचा देखो अभी हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। इवन 2047 तक हमको अचीव करना है 100 गीगावाट एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। समझे मेरी बात को? समझे? अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ फिर इसके बाद? क्या हुआ कि बोला गया फिर मोदी साहब, देखो आप जानते हो कि मोदी साहब फॉरेन इन्वेस्टर, और दूसरा इसमें बोला गया कि ठीक है हम चेंज करेंगे, एक बिल पास करेंगे, इसमें अमेंड कर देंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टेक्नोलॉजी देगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ चेंजेस कर देंगे जिससे फॉरेन कंपनी और इंटरेस्टेड हो जाए। क्या है? कई सारी फॉरेन कंपनीज इंटरेस्टेड हो जाए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इन न्यूक्लियर एनर्जी। समझे मेरी बात को? इन न्यूक्लियर एनर्जी।
अब क्या हुआ, दूसरा एक्ट क्या कहता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1965। इसमें ये है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1965 में ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट शेयरिंग नहीं कर सकती, स्टेक नहीं खरीद सकती न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर एनर्जी में, क्लियर। बट इसमें भी चेंजेस किया जाएगा और फॉरेन कंपनी का भी पार्टिसिपेशन करा जाएगा स्मॉल स्टेक, क्या मतलब कम लिमिट में अलाउ किया जाएगा कि फॉरेन कंपनी भी पार्टनरशिप कर सकती है हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ, कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर इवन गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है कि हमारा भी शेयर हो न्यूक्लियर रिएक्टर में, इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो इन दो लॉ में कानून चेंज होने वाला है मॉनसून सेशन में, दोनों बिल पास करे जाएंगे दोनों एक्ट के लिए, जिसमें चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया को 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है। कौन सी वाली, न्यूक्लियर एनर्जी, समझे मेरी बात को, समझे। थोरियम, यूरेनियम, देखो आपको पता हो यूरेनियम में हम फिजन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और थोरियम जो कि मोनोजाइट सैंड, जो कि केरला में कई सारा थोरियम पाया जाता है, उसमें हम फ्यूजन प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूजन प्रोसेस। सन पे कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन प्रोसेस होती है। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। देखो क्या है फिजन, क्या है कि एक बड़े पार्ट को कब कई सारे पार्ट में डिवाइड करना, और फ्यूजन प्रोसेस होती है कि कई छोटे छोटे पार्ट को कनेक्ट करना। समझे मेरी बात को, जिससे कि ट्रिमेडियस एनर्जी जनरेट होती है। समझे कि समझे, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फिजन प्रोसेस, दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन द यूरेनियम एंड थोरियम। समझे, समझे, चलते अपन आगे। नेक्स्ट, EOS-09 सैटेलाइट फेल टू लॉन्च। देखो क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अभी इसरो का 101 मिशन था और लॉन्च था सैटेलाइट का, और वो सैटेलाइट थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और यही है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब इसको संडे को कल लॉन्च किया गया था, किससे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, और इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचाना था। बट क्या हुआ, इसमें कई सारी प्रॉब्लम आ गई। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई जो कि जैसे आप जानते हो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी सॉलिड और फोर्थ लिक्विड, याद रखना, क्लियर। अब PSLV में क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेज है वहाँ उनका जो चैम्बर का प्रेशर था वो ड्रॉप हो गया। क्या हो गया, जो कि थर्ड स्टेज है जिसको सॉलिड स्टेज बोलते हैं, क्या हो गया, इसमें ड्रॉप हो गया चैम्बर प्रेशर ऑफ मोटर का चैम्बर प्रेशर ड्रॉप हो गया, और इसी वजह से ये सैटेलाइट लॉन्च होने में विफल हो गई। समझे मेरी बात को, यही कारण है कि EOS-09 satellite, that is called a Earth observation satellite, and we can say it is also a remote sensing satellite that has been launched on Sunday, वो फेल्ड हो गई है, क्लियर। क्यों, कारण क्या है कि ड्रॉप द चैम्बर प्रेशर ऑफ द मोटर इन थर्ड स्टेज। क्या थर्ड स्टेज कौन सा है, सॉलिड स्टेट। देयर आर 4 स्टेज इन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड, थर्ड वन सॉलिड एंड फोर्थ वन लिक्विड। याद रखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है। देखो ये सैटेलाइट बहुत यूनिक सैटेलाइट थी, इसमें नई टेक्नोलॉजी लगी थी। क्या लगी थी, इसमें लगा था सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR लगा था। देखो आपको याद होगा निसार सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको एडिटोरियल सेक्शन में एक वीडियो बनाया था,
कि फ्यूचर मिशन ऑफ द इसरो, उसमें मैंने आपको निसार के बारे में बताया था, जो कि अमेरिका नासा और इसरो का टायर अप सैटेलाइट है। वो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बट वो न्यू जनरेशन की सैटेलाइट है, जिसमें अभी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा था। क्लियर? क्या फुल फॉर्म था निसार का? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्लियर? निसार का सैटेलाइट ये था, क्लियर? फुल फॉर्म ये था। अब निसार सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? जैसे इस सैटेलाइट में भी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा था, ऐसे ही निसार में भी लगा है। क्लियर? अब क्या है ये? देखो क्या होता है कि अर्थ की इमेजिंग करना, अर्थ की इमेजिंग करना। अगर मानिए अर्थ पर वी कैन से वेदर बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया, वेदर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, इवन इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि मौसम भी खराब होगा तो भी ये अर्थ की इमेजिंग कर देगा। ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में। समझे मेरी बात को? तो निसार सैटेलाइट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 is also related to the synthetic aperture radar that was launched by the help of polar satellite launch vehicle on Sunday, but some difficulty, that is drop the chamber pressure of the motor in third stage, that's why the launching was failed। क्लियर? हालांकि जो वी नारायण है, वी नारायण ही है ना, एन नारायण है, वी नारायण है, देख लेना, वो हैं जो इसरो के चेयरमैन। उन्होंने बोला कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप करी गई है कि क्या प्रॉब्लम आई है, इसका फाइंड आउट करिए कि हमारी सैटेलाइट विफल हो गई है। इवन अभी तक इसरो, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड में नाम चलता है इसरो का। क्लियर? आप जानता हूँ सबसे अथेंटिक और सबसे रेपुटेटेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है नासा के बाद। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी इसरो के कंटिन्यूसली 2 मिशन फेल हो चुके हैं। एक तो 100 लॉन्च फेल हो चुका है और 101 सैटेलाइट फेल हो चुका है। इवन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे सक्सेसफुल रॉकेट है हमारा इंडिया का, जिसमें 2 या 3 बार विफल हुआ है, सिर्फ ओनली एक बार बहुत पहले हुआ था, अब ये फिर से विफल हो गया है। तो कुछ डिफिकल्टी आ सकता है, नहीं तो PSLV हमारा सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चर है, कई सारी सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। इवन इसने 63 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया अपने रॉकेट से, PSLV से अकेले से। मैं GSLV की बात नहीं कर रहा, PSLV की बात कर रहा हूँ। क्लियर? समझे? तो याद रखना, एक और एग्जांपल याद रखिए। GSL पहले क्या था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है ये हैवी सैटेलाइट होती है। ये क्या है? ये तो रिमोट सेंसिंग है, पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो हैवी वेट की सैटेलाइट होती है। तो हैवी वेट की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अब GSLV यूज़ करा जाता है, GSLV रॉकेट का। बट रिमोट सेंसिंग और वी कैन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज़ किया जाता है। समझे मेरी बात को? चलते बनाएंगे। एस जयशंकर विजिट इन नीदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। देखो एस जयशंकर साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये पहली बार किसी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं, जो 3 कंट्री में, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। कब से कब तक? आज से गए हैं 24 मई तक। ये 3 कंट्रियों में रहेंगे। इवन इनके काउंटर पार्ट और जो हायर अथॉरिटी है इन तीनों कंट्री की, उनसे मुलाकात भी करेंगे। क्लियर? और डिस्कस करेंगे ऑन द इशू ऑफ इंडिया और दिस कंट्री रिलेशन। क्या है? बायलैटरल रिलेशन को एनहांस करने के लिए, बायलैटरल रिलेशन को एनहांस करने के लिए, इवन जो मल्टी वी कैन से वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी अपन कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी आपने देखा, और रशिया ने कई सारे ड्रोन, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। इवन सीज फायर का डिस्कशन भी चल रहा था, तो अभी रशिया ने अटैक कर दिया, अभी तक का सबसे वीकेंड सबसे बड़ा अटैक किया है, सबसे ड्रोन का। क्लियर? तो वो अलग बात है। हालांकि उसमें एक वुमेन मरी है, एक वुमेन की डेथ हुई है और एक और को कुछ कैजुअलिटी हुई है, शायद इंजर्ड हुआ है, एक बच्चा हुआ है, क्या हुआ है देख लेना, वो ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, पर ठीक है।
थोड़ा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सीज फायर टॉक चल रही है। अभी इस्तांबुल में भी टॉक चल रही थी, जो टर्की है यहाँ पर टॉक चल रही थी। इवन रशिया के कुछ ऑफिसर गए भी थे, विश्वास भी दिया था कि हाँ सीज फायर के लिए हम रेडी हैं। इवन रशिया ने बोला था यूक्रेन से, पहले तुम जो हमने यूक्रेन के पार्ट पर क्लेम किया है कि ये पूरे पार्ट रशिया से बिलोंग करते हैं, पहले तो यूक्रेन उस पार्ट से अपनी आर्मी को हटा दे, तब हम सीज फायर के लिए रेडी हैं। ये अभी क्या बोला था उन्होंने, रशिया पुतिन साहब ने बोला कि अगर यूक्रेन सीज फायर चाहती है तो रशिया ने जितने भी यूक्रेन के पार्ट पर क्लेम किए हैं कि ये पार्ट रशिया को बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ से अपनी आर्मी को विड्रॉल कर दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, तो सीज फायर डील साइन हो जाएगी। वो अलग कहानी है, ठीक है। ये सिंपल डिस्कस होगा जब बताऊंगा। आज गए हैं, आज डिस्कस कर रहे होंगे, क्लियर। अभी तो आराम कर रहे होंगे, जाएंगे फिर ऑफिस में, क्लियर। अजीत डोभाल टॉक टू ईरान। देखो अजीत डोभाल साहब अभी ईरान के अपने काउंटर पार्ट से बात करें, क्लियर। अजीत डोभाल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखो जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, शॉर्ट नहीं सॉरी लॉन्ग वीडियो ही बनाया मैंने, शायद 15 या 16 मिनट का वीडियो है चब्बार पोर्ट के ऊपर, ईरान का चब्बार पोर्ट है, उसी के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया और पूरी कहानी उसमें समझाई है कि कैसे कैसे ईरान और इंडिया के बीच में डील हुई और कब से ये डील चली आ रही थी, और इंडिया इसमें इन्वेस्ट करने वाली है चब्बार पोर्ट पे। अगर देखना है तो मेरा चैनल खोलना, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा, एडिटोरियल के फोल्डर में आपको स्टार्टिंग में ही देखना, तो आपको चब्बार पोर्ट के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी चब्बार पोर्ट की डीलिंग कैसे हुई इंडिया और ईरान के बीच में। क्या है, एक चब्बार पोर्ट है, चब्बार पोर्ट है, क्लियर। कहाँ पर है, ईरान में। अब इसमें क्या कर रही है चब्बार पोर्ट में, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कर रही है, क्लियर। अब इसको डेवलप क्यों कर रही है भाई, ऐसा क्या कारण है। देखो इंडिया जानती है कि हमें पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में जाने नहीं देगा, और सेंट्रल एशिया अभी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इवन कई सारे मिनरल और ऑयल और यूरेनियम बताने की पॉसिबिलिटी कई सारी है। तो हमें सेंट्रल एशियन की कंट्रियों से रिलेशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लियर। इवन रशिया हमारा दोस्त है, तो रशिया से भी दोस्ती बनाने की ज़रूरत है। अब कहानी क्या है कि पाकिस्तान नहीं देने जा रही, तो इसलिए हमने कहा कि चब्बार पोर्ट को हम डेवलप करेंगे, यहाँ को हम यहाँ से अपने शिप को भेजा करेंगे। अब इंडिया ने क्या किया, एक नॉर्थ साउथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया। क्या बनाया, नॉर्थ साउथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या है भाई साहब, देखो ये कॉरिडोर का मतलब है कि बिटवीन डिफरेंट कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एनहांस करना, जैसे कनेक्ट करना कौन कौन सी कंट्री, जैसे इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। अब ये कंट्री तो अपनी दुश्मन हो गई है यार, पाकिस्तान से मिल गई यार, छोड़ो यार। अजरबैजान, एक और है अल्बेनिया। देन आफ्टर सेंट्रल एशिया कंट्री, सेंट्रल एशिया, रशिया, इन सभी कंट्रियों को कनेक्ट करना बाई ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना के, जिससे कि इन कंट्रियों के बीच में एनहांस हो ट्रेड और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझे मेरी बात को। तो ये भी ईरान से डिस्कस किया जाएगा, इसके ऊपर याद रखना इंपोर्टेंट है, नॉर्थ साउथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर याद रखना। और चब्बार पोर्ट का अगर वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को खोलना, चैनल में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एडिटोरियल का फोल्डर है, एडिटोरियल के फोल्डर में ही ये दिया हुआ है चब्बार पोर्ट के ऊपर, देख लीजिए। 10 या 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है, मुझे तो याद नहीं है, जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था जब ही ये वीडियो बनाया था मैंने, तो अब बहुत पुरानी बात है, देख लेना अपने हिसाब से, क्लियर।
तब उस टाइम की बात थी, क्लियर, स्टार्टिंग किया था जब चैनल, आई थिंक ये बात होगी 7 या 8 महीने पुरानी, क्लियर। तो मिलते हैं इसी के साथ, देखते हैं और आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, क्लियर। तो आज कम न्यूज़ थी, क्लियर। इसी के साथ आपका 19 मई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्लियर, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।